ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये 2019 का पेपर है बेटा, 25 प्रश्न है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखते हैं इसका। हाँ, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे बेटा। अब जैसे इसमें पहला सवाल क्या है, वर्क फोर्स एनालिसिस क्या होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। स्टाफिंग जब अपन पढ़ते हैं और स्टाफिंग की प्रोसेस अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें अपन पढ़ते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, और एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में आप पढ़ते हो दो एनालिसिस। पहला तो है वर्क फोर्स और दूसरा है वर्क लोड। क्या होते हैं वर्क फोर्स और वर्क लोड? क्या होता है? वर्क फोर्स में हम ये पता लगाते हैं कि जो लोग, हमें कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोग हमें चाहिए हमारे यहाँ पर काम करने के लिए। अब इसको अंग्रेजी भाषा में बोले तो क्या बोल सकते हैं? असेसमेंट ऑफ नंबर, असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, assessment of number and type of human resource available for the performance of various jobs। अलग अलग काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप की लेबर चाहिए और कितनी क्वालिफाइड चाहिए और कितने नंबर में चाहिए, ये चीज का एनालिसिस करना ही क्या होता है? वर्क फोर्स एनालिसिस होता है। अब अगर आपको ये नहीं आता था तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते थे। सिलेक्शन किसे कहते हैं? सिलेक्शन का मतलब बेस्ट इंसान चुनना, लेकिन लिखेंगे कैसे? सेलेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट कैंडिडेट, या बेस्ट की जगह एक अंग्रेजी वर्ड क्या लिख सकते हैं? मोस्ट प्रोमिसिंग एंड सुटेबल कैंडिडेट, या फिर क्या लिख सकते हैं? प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इन द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में से जो, जब आपने रिक्रूट करा तो जो आपके पास कैंडिडेट्स आए उनमें से जो प्रोस्पेक्टिव, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट जो बेस्ट था उसको आपने क्या कर लिया? चूज कर लिया। अब कोई बेस्ट लिख के आएगा और एक इंसान जो प्रोस्पेक्टिव लिख के आएगा, तो किसको बेहतर लैंग्वेज के मार्क्स मिलने चाहिए? प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को मिलने चाहिए। ये भाषा कैसे सीखनी है? हमें सीख ली है। कैसे सीखेंगे? जब इसके आंसर्स को अपन लिखेंगे। अब यहाँ पर ये आगे देखो, एक नंबर में केस स्टडी आ गई। क्या कह रही है केस स्टडी? अब पहले केस स्टडी पढ़ेंगी, सवाल सवाल क्या कह रहा है? स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट which company wants to modify to meet changing requirement। अब यहाँ पर उसने क्या पूछा हमसे? जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जनरल प्रिंसिपल एफडब्ल्यू टेलर के कि हेनरी फ्यूल के? हेनरी फ्यूल के। अब हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल है साहब, ठीक है। अब ये एक मार्क में पूछ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा एक प्रिंसिपल ही ढूंढना होगा इसमें। अब अपन ने केस पढ़ लिया, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में और होम डिस्ट्रीब्यूशन में 1987 से, कचरा लाइन किसी काम की नहीं। कहानी बनाने के लिए कहानी की शुरुआत की, देखो एक बार ऐसा हुआ था, तो इसने ऐसे लिख दिया। इट हैज अ गुड नेम इन मार्केट एज कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी। अच्छा नाम है क्योंकि अच्छा क्वालिटी बनाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सेल, मेंटेनेंस, टेक्निकल, स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए। वैसे देखा जाए तो ये जहां स्पेशलाइजेशन लिखा है यहीं पे हमें हमारा आंसर मिल गया, डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन फिर भी आप चाहो तो आगे पढ़ लो। कस्टमर बढ़ रहे हैं, डिमांडिंग है, कंपनी एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल बदलना चाह रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वर्क को और डिवाइड करना पड़ेगा। बात इतनी सी और बात होगी हमारी खत्म। अगला सवाल, फाइनेंशियल मार्केट कैसे प्राइस डिस्कवरी करता है? तो हमें पता है मार्केट है तो मार्केट में होता है कंज्यूमर और होता है सेलर, यानी कि एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर करता है डिमांड और सेलर करता है सेल। तो जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है वहां प्राइस आ जाती है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? फाइनेंशियल मार्क, अब पहला जो लाइन कनेक्टिविटी बन रही है वो समझना, मैं आंसर बना रहा हूं। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल असेट्स बाय इंटरएक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक नंबर मिल गया, एक नंबर मिल गया, क्योंकि आपने क्या लिख दी? काम की बात लिख दी। इंटरएक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस
बायर सेलर का जिक्र ही नहीं करा तो भी अपना क्या हो गया, काम हो गया। अब यहाँ पर वापस 1 नंबर में देखो केस स्टडी आ गई। केस पढ़ेंगे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब अगर आपने को यही नहीं पता कि रिक्रूटमेंट कितने टाइप का होता है तो माम पिक्चर ही खत्म होगी। जैसे वासु को नहीं पता है ना, विशु को नहीं, विशु को ना पता है क्या 2 तरीके का रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। अब यहाँ पर देख लो, बीरू नंदन, नाम भी जोरदार लाया है, बीरू नंदन ललित ग्रुप का चेयरमैन है, बीरू यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ललित पावर का, उसके यहाँ कुछ वैकेंसीज थी तो कंपनी जो है वो बीरू यूनिवर्सिटी में जाना चाह रही है, तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट कर रही है। और कैंपस रिक्रूटमेंट किसका पार्ट है? एक्सटर्नल का। तो आपका आंसर बन गया। अब आंसर कैसे लिखेंगे? द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाइड इन द अबव केस इज द एक्सटर्नल सोर्स इन विच कैंपस रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस। 1 नंबर में लिया, बात खत्म। पेपर मैं जिस तरीके से तुम्हें क्लास पढ़ा रहा हूं ना, यही तरीका है पेपर को सॉल्व करने का। वो 15 मिनट तो है ना मंत्रों का जाप करते रहना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। पड़ोस वाला चीटर है, आगे वाले को कुछ नहीं आता, पीछे वाला वोट है, जो आता है वो मुझे आता है, जो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा, और मेरे को प्रभु आप लिखाओगे, मैं तो आपकी शरण में हूँ। मेरे में कहाँ दिमाग, आप दिमाग दे रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, मेरे हाथ खुद ही लिख रहे हैं, प्रभु खुद आए हैं लिखने। 15 मिनट आपकी तरफ जोर जोर से बोला तो गोली पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? जोर जोर से तो मन में करनी है ना बातें खुद से। बाकी सब वोट है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, भगवान ही लिखा रहे हैं, मेरा हाथ भगवान ही चला रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को मैगजीन समझ के पढ़ लोगे तो आप फेल हो, क्योंकि आपने मैगजीन समझ के पढ़ ली, वो पेपर था। क्योंकि आपने पेपर पढ़ लिया तो आपको पता ये तो अपने को नहीं आता गुरु, ये तो अपने को नहीं आता। अब जब दिमाग एक बार ये आइडेंटिटी क्रिएट कर ली ना उसमें कि नहीं आता, तो अब तुम्हें आता हुआ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर कोशिश करेगा, वो भुला देगा तुम्हें। और जैसे तुम बाहर निकल गए, अबे यार मेरे को तो पता था यार एक्सटर्नल सोर्स, और यार उस टाइम याद आ जाती, मैं लिख लेता यार। यही होता है। इसलिए पेपर कभी भी पूरा नहीं पढ़ना। अभी मैंने पेपर डिस्कशन में लिया है, इसलिए मैं शुरुआत से सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन जब आप ये पेपर सॉल्व करोगे तो आप उल्टा सॉल्व करोगे। पहले 6 नंबर सवाल पढ़ते गए लिखते गए, सवाल पढ़ते गए लिखते गए, यूं नहीं पहले पेपर तो पढ़ेगी क्या क्या आया, अबे वही आया जो 12 महीने से पढ़ रहा है, और क्या नया थोड़ी आएगा कुछ। ठीक है, ये हो गया 4th। 5th देखो क्या कह रहा है। पर हाँ क्या हो गया? मैंने कहा निकाला बेटा मीटिंग में, रिज्वाइन कर वापस। मैंने तो यहाँ से ये कोई मस्ती कर रहे होंगे साले इधर से बैठे हुए। हाँ आ गया, वापस ज्वाइन हो गया बेटा। ये स्विच के बगल में एक और स्विच है, चार्जर के बगल में एक और स्विच है। वेरी गुड, तू भी स्विच है। अब 5th सवाल में केस स्टडी है, तो पहले सवाल की पहले सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। अब टाइप ऑफ प्लान किस किस को याद है? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, बजट, प्रोग्राम, ये सब क्या है? टाइप ऑफ प्लान। स्टैंडिंग और नॉन स्टैंडिंग, सिंगल यूज और स्टैंडिंग। तो अब ये कह रही है कि वर्षा जैन ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया IIFT से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से, डिजाइनिंग क्लोथिंग वेंचर में जा रही है, अपने कस्टमर को टारगेट करना चाहती है। तो उसने क्या बनाया यहाँ पर? प्राइसिंग पॉलिसी बनाई है, कस्टमर का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। यानी कि अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो वर्षा मैडम एक तरीके से लंबे समय का एक खेल खेलना चाह रही है, जिसमें टारगेट कस्टमर पकड़ के लाना चाह रही है। तो यहाँ पर क्या लग रही है? स्ट्रेटेजी लग रही है। अब ये क्या, जब आशीष से डिस्कस करवा देना तब तो खुद के मुंह से आंसर आ जाते हैं। अभी यही मैं सवाल पेपर में डाल दूंगा, पता नहीं इसका क्या जवाब होगा। कॉन्फिडेंस किसको लाना है? तुम्हें। तो जो जैसे मैं ये चीजें तोड़ रहा हूं, कभी तुमने KBC देखा हो तो वाकई में जो प्लेयर्स होते हैं जो 2 करोड़ 3 करोड़ लेके जाते हैं, वो सवाल को डिस्कस करते हैं,
किसी और से नहीं, खुद से। अब यहाँ पर 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर लगती है स्ट्रेटेजी। उसने पहला सवाल क्या पूछा, कोई भी दो डेवलपमेंट फंक्शन लिख दो, और दूसरा वो कह रहा है अलोकेटिव फंक्शन समझाओ फाइनेंशियल मार्केट का। अब एक्सप्लेन किस में करना है, दूसरे वाले सवाल में। पहले वाले सवाल में तो केवल क्या बताने, दो फंक्शन ही बताने ना। तो अपने लिए आसान कौन सा है, दो फंक्शन लिखना। अब मार्केट को कैसे डेवलप करता है, इंटरमीडिएटरीज को ट्रेन करता है और कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। ये हो गए 2 पॉइंट और बात खत्म, 1 नंबर आ गया। 1 नंबर का ही सवाल है बेटा। स्ट्रेट ये चीज है, यूं नहीं कि नहीं मैं तो पैराग्राफ वाला ही लिख के आऊंगा, सन ने बोली थी। सवाल वो करना है जो हमारे लिए आसान है, और ये जरूरी नहीं कि जो हमारे लिए आसान है वो हमारे बगल वाले के लिए भी आसान हो। हाँ, वो टप्पा खा के अलोकेटिव लिख रहा है और उसका गलत आंसर जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये लिख तो रहा है तो नंबर तो आएंगे इसके। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसने शीटें भरी हो वही टॉपर बनता है, ये नहीं है बाबा। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम लिख के आओ लेकिन प्रिसाइज लिख के आओ, नंबर मिलेंगे। 7th क्वेश्चन देखो, बीना बाजार। कौन है ऑनलाइन रेज हैंड करने वाला भैया? हर्षित जी फोकट टाइम पास मत करो, पेपर पूरा करना है। सवाल क्या कह रहा है, नेम द ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट बीइंग डिस्कस इन दिस केस। एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्शन चेक करके बताओ प्रभु। तो सवाल हम पढ़ लेते हैं पूरा। बीना जो है वो एक क्लीन करके एक डिटर्जेंट पाउडर है, वो इस्तेमाल करती है। उसके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है, उसने नए ब्रांड में ट्राई करा, वो स्टोर पर भी गई, परचेज भी किया, डिटर्जेंट दूसरे प्रोडक्ट्स के भी देखे और देखा कि सिमिलर क्लेम्स और भी लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे कोविड आने के बाद हर साबुन ही क्या कहता है, 99.9% कोरोना वायरस को हराए। चाहे आप डिटोल से हाथ धो, चाहे आप लाइफबॉय से धो, चाहे डव से धो, सब यही कह रहे हैं हमारा साबुन मिटाता है 99% कोरोना वायरस। तो कंज्यूमर को क्या हो गया, कंफ्यूजन। तो एडवर्टीजमेंट का यहाँ जो ऑब्जेक्शन है वो यही ऑब्जेक्शन है कि बायर को क्या कर रहे हो आप, कंफ्यूज कर रहे हो। 1 नंबर मिल गया आपको। हिंदी में कह रहा है, विपणन मिश्र के एक घटक के रूप में भौतिक वितरण का अर्थ दीजिए। मैं फेल हूं मैं फेल हूं, आंसर लिखिए, मैं फेल हूं। तेरे में दम है तो तू पास कर दे, मेरा भौतिक वितरण लिख दे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, भौतिक वितरण तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको नहीं आ वो यही करता हूँ। विपणन, विपणन मिश्र का मतलब है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये तो अपने को भी पता है यार। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्ट को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाना। किससे पहुंचाते हो, ट्रांसपोर्टेशन से। और जब ये ट्रांसपोर्टेशन करते हुए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो ओनरशिप जो है गुड्स की वो मैन्युफैक्चरर से किसके पास शिफ्ट हो जाती है, कस्टमर के पास शिफ्ट हो जाती है। आगे मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल करना। किसके लिए, मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या बन जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट बन जाता। अब आया सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में 3 नंबर के और 4 नंबर के सवाल शुरू होंगे और ये तुम्हारे लिए जिंदगी के रायते ढोलेंगे। देखो इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज। सवाल पढ़े कि केस पढ़े, सवाल। सवाल कह रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी बताओ। तो कितनी फिलोसफी होती है, 5 होती है। प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेल्स कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये 5 ही पढ़ाए थे मार्केटिंग में। याद नहीं है, याद नहीं है तो सवाल हल नहीं। तो केस स्टडी में दम नहीं था, उसने तो सीधे क्या पूछ लिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी बताओ। अब हमें पता है 5 होती है, अब 5 में से इसमें कौन सी दे रखी है वो पता लगा दी। तो हमें तो, मेरे को तो यहाँ पहली, मेरे को तो एक शब्द में मिल गया, इको फ्रेंडली बट नॉट एक्सपेंसिव सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। यही क्या हो गया, मामला खत्म हो गया। पेन पेंसिल बनाते हैं लेकिन जेनरिक प्रोडक्ट बनाते हैं और डिमांड में ग्रोइंग चल रहे हैं और ज्यादा हायर प्राइस पे नहीं रख रखा।
टैगलाइन भी क्या बना रखी है, स्टेटस सिंबल बना रखा है बड़ी लाइन ब्रांड के नाम से, और कस्टमर प्राइड से इस्तेमाल करता है। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब हमें ये समझ में आ गया। अब नीचे उसने एक अलग ही सवाल पूछा है जिसका केस से ही कोई लेना देना नहीं है। उसने खुद ही पूछ लिया कि ब्रांडिंग के 2 फायदे बताओ। तो ब्रांडिंग का फायदा ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाता है, और दूसरा फायदा क्या है कि आप अलग अलग कीमत रख सकते हैं। अब कहने को ट्यूबोक और कार्लसबर्ग एक ही ब्रांड की है, लेकिन एक 160 की अभिषेक की और एक 200 की है। तो है आईटीसी बना रही है क्लासमेट और आईटीसी बना रही है कोई दूसरा काम, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट का क्या है। इंडियन तंबाकू कंपनी हाँ रजिस्टर बनाती है ना आईटीसी। इंडियन तंबाकू कंपनी सिगरेट भी बनाती है, रजिस्टर भी बनाती है, कहती है पियो फिर पढ़ो। You want to get highly education? Roll a joint, get high, then study. You will get highly educated. ये हो गया केस खत्म। ये देखो अब हिंदी में पढ़ना है जिसको टाइम पास के लिए, तो मीता का बीकानेर में स्मार्ट फ्लेवर नाम से आइसक्रीम का एक सफल व्यवसाय है। उसकी आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है। वह आइसक्रीम का उत्पादन ताजे दूध से करती है तथा उसके द्वारा उत्पादित आइसक्रीम विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स तथा पैकेट। तो अब ये आपकी केस स्टडी रही। अब केस स्टडी आप देखो सवाल क्या कह रहा है, मैनेजमेंट का एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। मैनेजमेंट का क्या आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, फंक्शन आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। मैनेजमेंट के 2 ही एस्पेक्ट हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और अब यहाँ पर ढूंढो एफिशिएंसी है कि इफेक्टिवनेस। अगर आप ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ोगे ना, हाँ, तो आपको पता चलेगा सर दोनों ही है, एफिशिएंसी भी है और इफेक्टिवनेस भी है, यानी मिनिमम टाइम भी है और मिनिमम, दोनों में से किसी एक को ही समझाना था, 3 नंबर मिल जाते हैं। स्टेट जॉब एनरिचमेंट एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो सीधे हमें पहले बुलेट पॉइंट लगाया हमने, और बुलेट पॉइंट लगा के क्या बोला, जॉब एनरिचमेंट यानी जॉब को भरपूर वर्क क्वालिटी से रखना, है ना। अब जैसे अभी अपने बगल में एक बड़ा जायंट बैठा हुआ है ना, ये सब फुकरे लोगों का है। दिन भर साले चाय सुट्टे पीने, नाश्ता करने, कभी बाहर निकल रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं। यानी कि अगर ये बार बार बाहर निकल रहे हैं तो इनके पास काम नहीं है, या फिर काम है तो काम में मजा नहीं है। वही आशीष सर दिन में आते हैं, फिर एक बार जाते हैं, फिर दिन में आते हैं, फिर एक बार जाते हैं, लेकिन इनका काम भरपूर है। जब भी आते हैं मस्ती में आते हैं, मजे में। क्यों? जॉब क्या है, एनरिच्ड वर्क कंटेंट है, एक्सप्लोर करते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, थोड़ा तुम भी काम करो, थोड़ी जैसे कल बच्चों ने थोड़ी बहुत सफाई अभियान छेड़ के थोड़े से यहाँ से जासूस बटोरे, सर यहाँ तो माहौल चल रहा है। तो ये क्या था, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। नहीं तो मेरे को पता नहीं चल पाता कि विशाल काम किया है अभी, लेकिन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की वजह से अपने को पता चल गया। अब जो बच्चे मेरे को ये कहते हैं ना कि सर एग्जाम में केस स्टडी आती है, बेटा देख लो अभी आपकी स्क्रीन पे जो दोनों सवाल है वो डायरेक्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव समझाओ। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 बड़े ऑब्जेक्टिव है, एक तो जब पैसे की जरूरत है, जब पैसा मिल जाए, और दूसरा पैसा फोकट में खर्च ना हो। अब इसको अंग्रेजी भाषा में लिख देंगे तो ये बन गया आंसर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब बेटा जब एक सवाल में 2 सवाल छुप जाए तो नंबर को बांट दो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 2 नंबर की डेफिनेशन बनेगी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना वो 1 नंबर में बनेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड for the smooth working of organization, as finance is the lifeblood of business, and the primary objective is to maximize the shareholder wealth, and the formula for the shareholder wealth equals to share price into number of shares, है ना। बस सर एक दिन के लिए महादेव ऐसा वरदान दे दे कि आपका दिमाग हमारे दिमाग में आ जाए, बस वो एक दिन जिस दिन हमारी परीक्षा। 5 दिन कुछ है, तुम्हें 2-3 में तो फेल करवा दूंगा, पागल हो रहे हो। तो ये देखो
13th वाला जो ये स्टेटमेंट है बेटा, ये समझाने की कोशिश करो मेरे को। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जर्नल ट्रुथ और ऑपरेशनल ऑफ जर्नल लॉ। अब ये इसने क्या बताई साइंस की? डेफिनेशन बताई साइंस की। क्या बताई बेटा? डेफिनेशन बताई साइंस की। और क्या कह रहा है? इन लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज साइंस। कितने नंबर का सवाल है? यानी कम से कम कितने पॉइंट समझाने? हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, और रेप्लिकेशन पॉसिबल है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। वो 3 पॉइंट आपने यहाँ समझा दिए और कंक्लूड कर दिया कि विद द अबाउट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। उन 3 पॉइंट को एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, 3 एरो निकाल दिए, समझा दिया मजे से। अब यहाँ पे अगला सवाल देखो, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है क्योंकि मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है। बताओ कौन से डायमेंशन है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अबे कैरेक्टर है मैनेजमेंट के, मार खाएगा। मैनेजमेंट का कैरेक्टर है ना, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। ये जो स्टेटमेंट है ये उसी का है। वो 3 डायमेंशन कौन से हैं? वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। समझा दिए तीनों। ये आ गए 3 नंबर। ये देखो अब अगला केस स्टडी आ गई वापस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कितने बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशन है? 5। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। पेशेंट, पेशेंट, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल। पेशेंट, पे से मतलब पी है ना, सेल्ट, SELT। हाँ पेशेंट, ठीक है, जैसे टेशन होता है अपने, ऐसे पेशेंट। कितने डायमेंशन है? 5। पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहला कौन सा बता रहा है? एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। तो एग्रीकल्चर, ये फर्टिलाइजर, वेजिटेबल और केमिकल की बात कर रहा है। तो केमिकल यानी टेक्नोलॉजी तो आएगी अपने आप। सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक से हार्वेस्ट होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी। वो खुद ही बोल रहा है नई टेक्नोलॉजी, तो अपने आप पहला तो यही मिल गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर फार्मर्स की बात हो रही है बेचारों की, तो सोशल एनवायरनमेंट आ गया, बात खत्म होगी। दोनों को एक्सप्लेन करना, 4 नंबर का सवाल है पागल। ये देखो उसने खुद क्या पूछ लिया, अगले सवाल देखो, केस स्टडी। काहे की मुश्किल है केस स्टडी? क्या पूछ रहा है? 2 लिमिटेशन और 2 फीचर बता दो। अब तुम्हें याद ही नहीं है लिमिटेशन और फीचर को, तो भगवान की क्या करेगा? अब 2 लिमिटेशन। अब मैं तो बताऊं क्या कहता हूँ कि जिसको है ना केस समझ में नहीं आते ना, उसको तो जो याद है उसमें से 2 लिख के आओ। तुम्हें केस समझ में नहीं आ रहा लेकिन तुम्हें लिमिटेशन याद है ना, कोई सी भी 2 लिख के आओ। लिख के तो आओ कम से कम। हम तो छोड़े आए अपना सवाल 4 नंबर का ही तो था। अब तो 100 में से 4 तो तुमने यूं ही गायब कर दिया। बच्चे कितने? 96। और 5 नंबर की 1% होती है, तो तुम्हें 1% दान में दिया है तुम्हारी। मेंटल एक्सरसाइज और फ्यूचरिस्टिक। अगर आप केवल हेडिंग हेडिंग लिख के आओगे ना, तो हेडिंग का आधा नंबर मिल जाएगा। उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो पूरे मिल जाएंगे। फ्यूचरिस्टिक कैसे पढ़े ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नीचे पढ़ो लास्ट वाली लाइनों में। ये तो वो डायरेक्शन पढ़ के रह गया तू तो बस। डिटेल्ड प्लान प्रिपेयर हुआ है एक्सपर्ट्स के द्वारा, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मिडिल लेवल्स को अलाउड नहीं करा, तो ये तो यहाँ पे लिमिटेशन आ गई, रिड्यूस क्रिएटिविटी। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक क्यों है ऊपर ही पढ़ लो। फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली, फ्यूचर टू मीट फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। 2 बार फ्यूचर फ्यूचर लिख दिया उसने, वही बता दिया उसने कि फ्यूचरिस्टिक है। रिड्यूस क्रिएटिविटी मिडिल लेवल वाली लाइन बता रही है। और ह्यूज कॉस्ट क्यों है? क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ने डिटेल्ड प्लान बनाया है। इसके बाद आ गया ये विनबर लिमिटेड, भिवाड़ी हिमाचल प्रदेश में है। इस पैराग्राफ से प्रोसेस बताओ किसी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। तो पहले तो फंक्शन पता लगाओ साला, फंक्शन कौन सा? 500 गीजर का टारगेट है, 450 बढ़ रहे हैं, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड
यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन पता चल गया, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग की प्रोसेस याद है, लिखी है, बात खत्म। साथ ही साथ वो चीजें, वो स्टेप भी डिस्कस करनी है जो पैराग्राफ में डिस्कस नहीं हुई, यानी कि सीधी सी बात है, पूरी प्रोसेस ही समझा के आनी है। उसने 2 टुकड़ों में बना दिए, आधा आधा नंबर दे देगा, और अगर तुम लिख के नहीं आओगे तो आधा आधा नंबर काट लेगा। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप that need to be taken in order to achieve the desired goal. Explain these steps. यानी सीधी भाषा में क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजिंग के 4 पॉइंट बताओ, सीधा सा सवाल है, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस के 4 पॉइंट बताओ। हाँ, 4 मार्क्स का सवाल है बेटा। अब वही प्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए, लिख के 4 पॉइंट आए, हर पॉइंट 3-3 लाइन 4-4 लाइन का ही लिखा है, लेकिन एक क्या बना दिया, अच्छा सा डायग्राम बना दिया। उससे उसको क्या मिल गई, हेडिंग मिल गई। तो आधे आधे नंबर तो वही पक्के हो गए ना भाई। 4 मार्क्स का सवाल है तो 4 इंपॉर्टेंस तो लिख के आनी है। उससे पेज भी भर गया। और कोशिश मैंने तुम्हें पहले क्लास में समझाया, कोशिश क्या करनी है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में हर सवाल एक नए पन्ने से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। विपणन और एवं विक्रय में अंतर के किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए। बिंदु, तो विपणन का मतलब तो होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग को हिंदी में क्या बोला था, विपणन। सोचो तुम हिंदी में पढ़ रहे होते तो मजा आ जाएगा तुम्हारे। और विक्रय, आधो से तो शब्द नहीं बोला जाए, बोलना निकल बेटा। 19वें पे जो लिखा हुआ पहला जो लिखा हुआ विपणन का लिखा हुआ, प्र का है वो, प है वो तो विपणन का है। चलिए, तो यहाँ पे मार्केटिंग और सेलिंग में 4 पॉइंट से आपको डिफरेंशिएट करना है। 4 पॉइंट कौन कौन से जिससे डिफरेंशिएट करा जा सकता है, बताओ। सबसे पहले तो स्कोप, मार्केटिंग वाइडर टर्म है, सेलिंग छोटा टर्म है। दूसरा, कस्टमर की नीड सेलिंग सेटिस्फाई नहीं करता, मार्केटिंग करता है। सेलिंग तो केवल गुड्स का ट्रांसफर करता है, ओनरशिप ट्रांसफर करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किससे होती है, मार्केटिंग से। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ होती है। लेकिन सेल्स के अंदर किससे होती है, प्रॉफिट वॉल्यूम से होती है। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। स्टार्ट और एंडिंग की बात करें तो पहले मार्केटिंग होगी फिर सेलिंग होगी, यानी कि मार्केटिंग पहले सेलिंग बाद में। एम्फेसिस का डिफरेंस क्या है, मार्केटिंग में तो सारी स्ट्रेटेजी किस पर है, कंज्यूमर नीड्स पर है, और सेलिंग में सारी स्ट्रेटेजी किस पर है, प्रोडक्ट के ऊपर है, ताकि प्रोडक्ट बिक जाए। 4 डिफरेंस थे, 4 पॉइंट बना दिए, खेल खत्म। मार्केटिंग के ये 2 फंक्शन समझाओ, 4 नंबर का सवाल है, तो हर पॉइंट कितने नंबर का बन गया, 2 नंबर का बन गया। 2 नंबर का मतलब कम से कम 4 से 6 लाइनें हमें समझा के वहां पर आ गई। ठीक है। हाँ कम से हाँ, उन्हें ऑफिस में। इसके बाद आ गया बेटा सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की 5 इंपॉर्टेंस बताओ। सीधा सवाल है कि नहीं है, मोबाइल चला रहा, गेम खेल रहा, क्या कर रहा है। 5 इंपॉर्टेंस बताओ। अब अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस याद है तो एक डायग्राम बनाया मस्त वाला, और 5 पॉइंट को समझा के आ गए, आराम से 1.5 पन्ने में तुम्हारा आंसर तैयार हुआ। टीचर भी खुश, तुम भी खुश। फटीग स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम समझाओ। सीधे सवाल है बेटा, सीधे। अब अगर तुम बोलोगे सर ये भी नहीं समझा के आ पाए, ये भी याद नहीं है। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, जो करे जितना काम उसको मिलेगा उतना दाम। एफिशिएंट वर्कर को टारगेट अचीव करने पर ज्यादा पे मिलेगा, इनएफिशिएंट वर्कर टारगेट अचीव नहीं करेगा तो उसे कम मिलेगा। इस तरीके से वो मोटिवेट होगा। फटीग का मतलब तो थक जाता है ना, तू काम पढ़ते पढ़ते, तो फिर तेरे को वीड एनर्जी लेनी पड़ती है, फिर एनर्जी आ जाती है वापिस, फिर तू पढ़ने बैठ जाता है ना। अभिषेक यही तो कहता है, बाम खा के बैठ जाओ पढ़ने, 8 घंटे तक पढ़ते ही रहते हैं। इसके बाद आ गई केस स्टडी 21 नंबर पे। अब ये जितनी बड़ी केस स्टडी देगा उतना आसान केस हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा उसने, कितने स्ट्रक्चर होते हैं,
दो फंक्शनल और, अब अगर अलग अलग प्रोडक्ट है तो डिविजनल, और एक ही प्रोडक्ट है तो बात ही खत्म होगी। यही पता चल जाएगा अपने को कौन सा है यहाँ पर। क्यों? एक ही तो प्रोडक्ट बना रहा वो। अरे भले वो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बना रहा है, लेकिन है क्या सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ही तो है। कैटेगरी तो किसकी है? फंक्शनल स्ट्रक्चर है। उसने तुम्हें पहली लाइन में कंफ्यूज कर दिया, तुम बोलिए लाइक। अब तुम बोलोगी नहीं ये बलिनो बनाते हैं और अर्टिगा बनाते हैं, तो ये तो डिवीजन स्ट्रक्चर है, दो प्रोडक्ट हो गए। अरे है तो ऑटोमोबाइल ही। बात समझ में आई? ठीक है, दो एडवांटेज और दो लिमिटेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, ट्रेनिंग पे खर्चा कम आता है, ये तो दो एडवांटेज बन गए। दो लिमिटेशन, केओस और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ध्यान में रखे नहीं जाते हैं। निशा सेठी एक प्रसिद्ध परामर्शदात्री कंपनी के, परामर्शदात्री क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ये। 5 पॉइंट बताओ हाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट। अब यहाँ पर पहले आपको सवाल ही समझ में नहीं आया कि ये सवाल क्या है। 5 पॉइंट किसके? किसके? केस स्टडी में क्या पता चल रहा है? एचआर। एचआर यानी कि कौन सा चैप्टर? स्टाफिंग। और स्टाफिंग में किसकी बात कर रहा है ये बार बार? हाँ, KLI ग्लोबल सर्विसेज इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन मेकिंग एम्प्लॉय लर्न द स्किल, यानी कि ट्रेनिंग। तो यहाँ पर किसके 5 पॉइंट समझाने हैं और किसके नजरिए से समझाने हैं? क्वेश्चन पढ़ो, बिना क्वेश्चन पढ़े मार रहे हो। हाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से 5 पॉइंट बताओ कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है और ट्रेनिंग के फायदे क्या है। पता है, सवाल हल हो गया, लिख के तो आना है। इसमें भी किसका मौका मिला? डायग्राम बनाने का मौका मिला। 28 सवाल में से आसान से नाना करते हुए भी 12-13 सवाल पेपर में तुम्हें खुद ऐसे आगे होके मिल जाएंगे जो खुद बोलेंगे कि डायग्राम बना के। ठीक है, सेक्शन ही आखिरी 6 नंबर के सवाल। सबसे पहला 6 नंबर का सीधा सवाल पूछ लिया उसने, 6 फैक्टर समझा दो फंड्स के लिए। अब ये मेरे को बस ये बता दो कि ये कौन से फंड्स की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो बात कर रहा है ये कौन से फंड्स की बात कर रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंड 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? हाँ, शेयर होल्डर फंड और मतलब ओनर फंड और बोरोड फंड। और ओनर और बोरोड मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स पूछ रहा है, फैक्टर 6 फैक्टर समझा दो, नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा सा क्या कर दिया उसने, भाषा को घुमा दिया। सवाल तो सीधा सीधा ही पूछा है, लेकिन थोड़ा सा भाषा को क्या कर दिया, घुमा दिया, जिससे क्या हो जाए कि जो ढोर बच्चा है वो नहीं बन पाए। जैसे अगला देख लो, प्रॉफिट अर्न करके रिटेन करके रखने के लिए। अब प्रॉफिट, अरे उसके बाद ही और में है ना, प्रॉफिट अर्न करके रिटेन करना। तो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? शेयर होल्डर को। किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिविडेंड। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड का क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पर किसके फैक्टर समझाना है? डिविडेंड डिसीजन। हाँ, रिटेन अर्निंग बेटा, ऐसा प्रॉफिट जो आपने कमाया लेकिन रिटेन कर लिया, बांटा नहीं। कंपनी कभी भी पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, थोड़ा सा प्रॉफिट क्या कर लेती है, बचा लेती है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसको आप अकाउंटिंग्स में बुलाते हो रिजर्व्स एंड, उसको बिजनेस स्टडीज की भाषा में क्या बुलाते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। 24th देख लो, केस स्टडी है वॉइस लिमिटेड की। ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों से मैंने टेस्ट में पूछी भी है। नाम में उसने बता दिया कंज्यूमर ने कौन से फंक्शन परफॉर्म करे प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए। तो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पूछा इसने। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? कंज्यूमर को एडुकेट करने का काम करता है, मार्केट में प्रोडक्ट को कंपेयर करने का काम करता है,
लीगल असिस्टेंस देने में मदद करता है, उन्हीं को यहाँ पर समझाना था और हमारे 6 नंबर यहाँ पर क्या हो जाते तैयार। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो सबसे ध्यान में रखने वाली है, इसकी आखिरी लाइन पढ़ो, बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा। अगर आपने पैराग्राफ में से लाइन कोट नहीं करी तो आपके नंबर कट जाएंगे। आधा नंबर हेडिंग का है और 1 नंबर लाइन कोट करने का है, तो 1.5 नंबर का एक पॉइंट बन रहा है। हाफ मार्क तो हेडिंग मेंशन करने का और 1 मार्क जो ये लाइन्स है केस स्टडी की ये लिखने के, तो 1 पॉइंट कितने का बना 1.5 नंबर का, और 1.5 into 4 होता है 6 नंबर का सवाल है, इसमें 4 पॉइंट लिख के आने। समझाना नहीं है, नहीं सॉरी समझाना वो तो है ही ना, एक्सप्लेनेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ में लाइन भी कोट करनी, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन है, लाइन कोटिंग को चेक करके 1 नंबर रखेगा अपने पास। ये देखो, सियाराम सिंह को दिए गए अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो यहाँ पे ये सवाल क्या पूछ रहा है, सियाराम कौन से फंक्शन पे काम कर रहा है, कौन से फंक्शन पे काम कर रहा है, पहला सवाल तो उसने ये पूछ लिया, ठीक है। स्टेट एनी 5 अदर फंक्शन सियाराम हैज परफॉर्म। सियाराम कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसमें 5 फंक्शन वो और क्या कर सकता है वो आपको बताने। अब सियाराम है कहाँ पर, पहले तो ये देख लो, तो सियाराम है प्रताप सिंह एंटरप्राइजेज में है सियाराम। क्या कह रहा है, सियाराम के लिए क्या कह रहे हैं, वर्कर के साथ काम करता है, यानी कि ये क्या है, सुपरवाइजर है, तो इसको सुपरवाइजर के काम बताने पड़ेंगे आपको। लोअर लेवल का आदमी है ना, तो सुपरवाइजर के काम क्या होते हैं, डे टू डे कॉन्टेक्ट, ट्रेनिंग अच्छी करवाना, मोटिवेट करना, वर्कर से फीडबैक लेना, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, ये तो इसके फंक्शन हो गए। सियाराम को जो इंसेंटिव दिया है वो बता दो, तो सियाराम को इंसेंटिव क्या है, 10% उसकी सैलरी बढ़ा दी, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव है पे एंड अलाउंसेस। और क्या कह रहा है, उसके काम को एक्नॉलेज भी किया गया और सर्टिफिकेट भी दिया गया, तो सर्टिफिकेट देने को क्या बुलाएंगे, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम जैसे आप देखते हो ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बॉस ऑफ द मंथ, तो ये 2019 का सेट 1 हमने पूरा कर लिया, ठीक है। टेलीग्राम पर ये ऑलरेडी अपडेटेड है, फाइल पूरा फोल्डर अपडेटेड है विद मार्किंग स्कीम विद क्वेश्चन पेपर। तो इसको प्रैक्टिस करके पूरा करो, जिसको एक्सेस नहीं है वो फोन करके मेरे से एक्सेस मांग लेना। क्या नेम द इंसेंटिव, तो आखिरी लाइन पढ़े ना, 10% तो सैलरी बढ़ा दी, तो ये तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, पे एंड अलाउंसेस। और सर्टिफिकेट भी दिया है, तो आपको सर्टिफिकेट दिया होगा तो 6 लोगों के बीच में दिया होगा, तालियां भी बजवाई होगी, तो ये हो गया रिकॉग्निशन प्रोग्राम। 2 लिखने पे लिख क्या सकते हैं, 2 हैं तो 2 ही लिखेंगे। तू भी विपणन जैसी बातें कर रहा है, विपणन है वो। तो इसी के साथ बेटा बीएसटी की क्लास का करते हैं समाप्ति।